नमस्कार दोस्तों, हमारा चल रहा था राजस्थान की नदियाँ। तो राजस्थान की नदियों के बारे में हमने पिछले वीडियो में देखा था आंतरिक प्रवाह की नदियाँ और अरब सागर के प्रवाह की नदियाँ। इस वीडियो में हम बात करते हैं बंगाल की खाड़ी के प्रवाह की नदियाँ। तो आइए क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं बंगाल की खाड़ी की नदियों में, यानी कि राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है बंगाल की खाड़ी के प्रवाह में, वह हमारी चंबल नदी। और सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण नदी भी यही है, जो बंगाल की खाड़ी की ओर जाने वाली नदियों में सबसे महत्वपूर्ण नदी है चंबल नदी। तो आइए चंबल नदी के बारे में देखते हैं हम। सबसे पहले तो ये देखो कि चंबल नदी के बारे में, यानी चंबल नदी है ना, ये कहाँ से निकलती है। सबसे पहले तो इसका उद्गम देखेंगे। तो इसका उद्गम होता है मध्य प्रदेश के, यहाँ पे मध्य प्रदेश पड़ता है, मध्य प्रदेश के महू के निकट जनापाव की पहाड़ियों से। यानी कि यहाँ पे मध्य प्रदेश का महू जिला है, यानी कि मध्य प्रदेश का जो इंदौर जिला है ना, उसमें पड़ता है महू गाँव। जो महू है ना, वो पड़ता है मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में। तो मध्य प्रदेश के इंदौर में महू के निकट जनापाव की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है। किसका? चंबल नदी का। और इस चंबल नदी को किन किन नामों से जाना जाता है? तो चंबल नदी को जाना जाता है, यानी कि चंबल नदी को राजस्थान की कामधेनु, चरमनवती नदी, बारहमासी नदी और नित्यवाही नदी आदि नामों से जाना जाता है। जिसमें से सबसे ज्यादा तो आपको ये ध्यान रखना है कि राजस्थान की कामधेनु, मैं शॉर्ट में लिख देता हूं, राजस्थान की कामधेनु। कामधेनु किसे कहते हैं? चंबल नदी को। इसके अलावा नित्यवाही नदी, नित्यवाही नदी, ये दो नाम सबसे महत्वपूर्ण है। इस कारण दो नाम को लिखा हूं मैं, क्योंकि इनके बारे में और भी नामों से जाना जाता है। इसे बारहमासी नदी भी जाना जाता है और चरमनवती नदी के नाम से जाना जाता है। लेकिन ये दो नाम तो आपको याद में रखना है, क्योंकि ये अक्सर राजस्थान के एग्जामों में आता है कि राजस्थान की कामधेनु किस नदी को कहते हैं, तो वो कहते हैं चंबल नदी को। और नित्यवाही नदी भी किस नदी को कहते हैं? चंबल नदी को। ये दो जो क्वेश्चन है ना, ये बार बार बनते हैं। इस कारण में यहाँ पे लिखा हुआ, आप ध्यान में रखना इसके कि राजस्थान की कामधेनु किस नदी को कहते हैं? चंबल नदी को। नित्यवाही नदी भी चंबल नदी को कहते हैं, क्योंकि ये बारहमासी नदी है। राजस्थान में जो एक चंबल एकमात्र ऐसी नदी है जिसमें 12 मास यानी कि वर्ष भर पानी बहता रहता है इसमें, चंबल नदी में। इस कारण इसे कहते हैं नित्यवाही या बारहमासी नदी। तो चंबल नदी के बारे में उद्गम हो ही गया। चंबल नदी को किन नामों से जाना जाता है? चंबल नदी को इन नामों से जाना जाता है, राजस्थानी कामधेनु, नित्यवाही नदी, बारहमासी नदी आदि नामों से इसे जाना जाता है चंबल नदी को। और ये मैंने बताया कि राजस्थान की एकमात्र नदी है चंबल नदी राजस्थान की, जो मध्य प्रदेश और राजस्थान की सीमाओं का निर्धारण करती है। यानी कि यहाँ पे आता है मध्य प्रदेश और राजस्थान, इनकी सीमाओं के सहारे बहती है। यहाँ पे दिख रहा होगा ये चंबल नदी है, यहाँ से शुरू होकर यहाँ से जाती है। तो ये राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमाओं का निर्धारण करती है। कौन सी नदी? चंबल नदी। और चंबल नदी पर एक क्वेश्चन सबसे महत्वपूर्ण, चंबल नदी है ना, इसके 100 किलोमीटर के दायरे में 4 बांध बने हुए हैं। कौन कौन से? पहला आता है वो गांधी सागर बांध, यहाँ पे पड़ता है वो मध्य प्रदेश में। दूसरा आता है राणा प्रताप सागर बांध, जो कि यहाँ पे पड़ता है चित्तौड़गढ़ में। और फिर यहाँ पे आता है जवाहर सागर बांध, और फिर आता है कोटा बैराज। कौन कौन से बांध? गांधी सागर बांध, फिर आता है सबसे पहले देखोगे तो गांधी सागर बांध आता है, फिर आता है राणा प्रताप सागर बांध, फिर आता है जवाहर सागर बांध, और फिर आता है कोटा बैराज बांध। तो इनका क्रम भी ध्यान में रखना आपको। क्रम ऐसे कैसे आप नोट्स बनाना, ताकि आपको याद करने में सबसे ज्यादा आसानी रहेगी। और ये नोट्स क्या है, आपको देखते ही याद हो जाएंगे कि चंबल नदी कहाँ कहाँ से जा रही है। और राजस्थान के, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि राजस्थान का मैप तो आपको याद होगा, और नहीं भी है तो आपको राजस्थान का मैप सबसे पहले याद करना होगा, क्योंकि तभी आप राजस्थान के जो कंपटीशन एग्जाम है ना, उनके बारे में उनकी तैयारी कर सकते हो आप। और जो राजस्थान है ना, इसके बारे में आप अच्छे से जान सकते हो। राजस्थान का जब मैप याद होगा ना आपको, तभी आप कंपटीशन की तैयारी कर सकते हो अच्छे से। इस कारण आपको राजस्थान का मैप तो याद करना ही है। मैंने बताया यहाँ पे गांधी सागर बांध था, यहाँ पे कौन सा था? राणा प्रताप सागर बांध। जो यहाँ पे ये जगह दिख रही है ना आपको, यहाँ पे पड़ता है चित्तौड़गढ़ का क्षेत्र पड़ता है। यहाँ पे चित्तौड़गढ़ का क्षेत्र पड़ता है। मैंने बताया था कि चित्तौड़गढ़ जिला भी 2 जगह पे बसा हुआ है, यानी यहाँ पे भी है वो और यहाँ पे भी है। इस कारण ये राजस्थान में चित्तौड़गढ़ में पड़ता है राणा प्रताप सागर बांध, फिर आगे आता है जवाहर सागर बांध, फिर आता है कोटा बैराज बांध। तो ये राजस्थान में बांध बने हुए हैं 3, और एक ये यहाँ पे पड़ता है मध्य प्रदेश में, जो गांधी सागर बांध है ना, ये पड़ता है यहाँ पे। तो ये आपको बांध भी इस नदी के बारे में ध्यान में रखना है। इसके अलावा ये जो तीनों बांध है ना राजस्थान में, यानी कि तीनों बांध है ना,
100 किलोमीटर के दायरे में 3 बांध बने हुए हैं। एक बांध जो मैंने बताया ना, जो गांधी सागर बांध, वो दूर पड़ता है, लेकिन 100 किलोमीटर के दायरे में यहाँ से लेके यहाँ तक 3 बांध आते हैं। कौन कौन से? तो वो आता है हमारा राणा प्रताप सागर बांध, फिर आता है यहाँ पे जवाहर सागर बांध, फिर आता है कोटा बैराज बांध। ये तीनों बांध 100 किलोमीटर के एरिया में बने हुए हैं। ये थोड़ा सा दूर पड़ता है यहाँ से, यानी थोड़ा बहुत दूर पड़ता है। कौन सा? ये हमारा गांधी सागर बांध। तो ये 3 बांध आपको सबसे महत्वपूर्ण है, तो इन्हें याद रखना है, क्योंकि ये 100 किलोमीटर के एरिया में बने हुए हैं तीनों बांध। और इस नदी के बारे में मैंने बताया कि जो ये नदी है ना, ये जो तीनों बांध है ना, कौन कौन से? कोटा बैराज बांध, जवाहर सागर बांध और राणा प्रताप सागर बांध, तीनों ही जल विद्युत के लिए काम में आते हैं। तो ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है कि ये तीनों बांध किसके लिए काम में आते हैं? जल विद्युत के लिए काम में आते हैं। इसके अलावा जो चंबल नदी है ना, इसमें सबसे ज्यादा अवनली का अपर्दन है ना, वो सबसे ज्यादा चंबल नदी में होता है। ये क्वेश्चन काफी बार आ चुका कि उत्कात भूमि, यानी उत्कात भूमि सबसे ज्यादा किस नदी से प्रभावित होती है? तो होती है चंबल नदी से, और अवनली का अपर्दन भी सबसे ज्यादा चंबल नदी से होता है। इस कारण राजस्थान में सबसे ज्यादा बीहड़ कहाँ पाए जाते थे? वो पाए जाते थे इसमें चंबल नदी में। ये क्वेश्चन तो पिछले बार एग्जामों में छपा हुआ है, क्योंकि जो राजस्थान में चंबल नदी है ना, इसमें सबसे ज्यादा उत्खात और सबसे ज्यादा बीहड़ इसी नदी में पाए जाते हैं, चंबल नदी में। इस कारण पहले चंबल डाकू के लिए भी फेमस थी, यानी जो चंबल नदी है ना, ये पहले डाकुओं के लिए कुख्यात थी। तो ये चंबल नदी के बारे में। इसके अलावा जो चंबल नदी है ना, इस पे एक यहाँ पे परियोजना भी आती है। कौन सी? आलनिया सिंचाई परियोजना आती है। इसे कुछ किताबों में आलनिया भी देखने को मिल सकता है। वो पड़ती है यहाँ पे कोटा में पड़ती है, आलनिया सिंचाई परियोजना, जो इसकी सहायक नदी है। यहाँ पे आलनिया नाम की एक नदी भी है, तो यहाँ पे पड़ती है आलनिया सिंचाई परियोजना। कहाँ पड़ती है वो? आलनिया सिंचाई जो आलनिया सिंचाई परियोजना है ना, वो कोटा में पड़ती है। इसके अलावा सावन भादो सिंचाई परियोजना कहाँ स्थित है? तो वह स्थित है कोटा में। कहाँ स्थित है सावन भादो सिंचाई परियोजना? कोटा में स्थित है। कौन सी नदी पर स्थित है? चंबल नदी पर। यह क्वेश्चन भी काफी बार एग्जाम में आ चुका कि सावन भादो सिंचाई परियोजना, याद रखना है सावन भादो सिंचाई परियोजना है। तो ये क्वेश्चन काफी बार आ चुका। सावन भादो झील नहीं है, सिंचाई परियोजना है, क्योंकि सावन भादो नाम आपको राजस्थान में कई बार देखने को मिलेगा। जैसे हम आगे पढ़ाएंगे ना, तो वैसे आपको देखने को मिलेगा ये नाम। तो सावन भादो सिंचाई परियोजना स्थित है कोटा जिले में, यह आपको ध्यान में रखना है। और मैंने बताया था कि राजस्थान में बहाव क्षेत्र की दृष्टि से सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो यह है चंबल नदी। बहाव क्षेत्र की दृष्टि से, न कि राजस्थान के। राजस्थान में बहाव क्षेत्र की दृष्टि से सबसे लंबी नदी चंबल नदी, क्योंकि इसका उद्गम बाहर से होता है और समाप्ति भी बाहर होती है। इस कारण राजस्थान में बहाव क्षेत्र की दृष्टि से सबसे लंबी नदी है। और जो चंबल नदी है ना, ये मुरादगंज, जो मुरादगंज स्थान है ना, कहाँ पे पड़ता है? ये उत्तर प्रदेश के इटावा में पड़ता है मुरादगंज स्थान। उसमें जाके यमुना नदी में मिल जाती है। कौन सी नदी? चंबल नदी। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। और ये कौन कौन से राज्यों में बहती है? मध्य प्रदेश, राजस्थान और यहाँ पे उत्तर प्रदेश। इन राज्यों में चंबल नदी का बहाव क्षेत्र है। ये कौन कौन से राज्यों में बहती है? मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। ये 3 राज्यों में बहती है, और फिर जाकर जो यमुना नदी है ना, उसमें मिल जाती है। तो ये क्वेश्चन भी आ चुका कि यमुना की सहायक नदी है, तो उनमें चंबल नदी दे देगा, तो ये भी यमुना की सहायक नदी है। ये हमारी चंबल नदी के बारे में। और मैंने बताया कि ये कहाँ पे जाके मिलती है? इटावा के मुरादगंज में। इसकी सहायक नदियों की बात करते हैं तो इसमें आती है पार्वती, परवन, काली सिंध, आहू। और ये जो आहू नदी है ना, ये होती है इसकी सहायक नदियाँ। इधर से आती है मेज नदी, और भी इसमें सहायक नदियों में और भी आएगी। इधर से चंबल भी आएगी, यानी कि इधर से जो नदी आती है ना, वो बनास नदी। चंबल नदी में कौन सी नदी आती है? इधर से बनास नदी, वो भी आएगी, लेकिन वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगा। ये जो चंबल नदी है ना, इसकी सहायक नदियों की बात करते हैं तो इसमें नीचे से आती है सबसे पहले आहू नदी। कौन सी नदी? आहू नदी, जिसका उद्गम कहाँ से होता है? इसका उद्गम होता है सुसनेर, मध्य प्रदेश से। यानी कि मध्य प्रदेश के सुसनेर से इसका उद्गम होता है आहू नदी का। क्योंकि ये इतनी महत्वपूर्ण नहीं है, इस कारण में इनका उद्गम स्थान नहीं लिखा हुआ यहाँ पे, क्योंकि आप लिख लेना, मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि ऐसे वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता है। इस कारण आपको बता रहा हूँ कि जो आहू नदी है ना, ये किसकी सहायक नदी है? काली सिंध की। काली सिंध किसकी सहायक नदी है? चंबल की। तो आहू नदी का उद्गम कहाँ से होता है? इसका उद्गम होता है सुसनेर, मध्य प्रदेश से, और जो झालावाड़ में प्रवेश करती है नंदपुरा गांव से। यानी कि जो झालावाड़ में यहाँ पे, जो झालावाड़ का स्थान है ना, यहाँ से, यानी कि राजस्थान में कहाँ से प्रवेश करती है? झालावाड़ के नंदपुरा गाँव से प्रवेश करती है। और यहाँ पे एक दुर्ग पड़ता है राजस्थान में। कौन सा दुर्ग पड़ता है? वो पड़ता है यहाँ पे गागरोन का दुर्ग। वहाँ पे जाके काली सिंध नदी में मिल जाती है।
यानी कि यहाँ पे पड़ता है गागरोन का दुर्ग यहाँ पे, तो ये जाके काली सिंध नदी में मिल जाती है। यहाँ पे काली सिंध नदी में मिल जाती है, जो काली सिंध नदी है ना इसमें जाके मिल जाती है गागरोन के दुर्ग में। आपको दिख रहा है यहाँ पे जो ये काली सिंध नदी है ना इसमें मिल जाती है आहू नदी गागरोन के दुर्ग के पास में। इस कारण क्वेश्चन आ चुका कि गागरोन का, ये क्वेश्चन काफी बार बन चुका, क्योंकि जो गागरोन का दुर्ग है वो सबसे महत्वपूर्ण है। तो गागरोन का दुर्ग किन नदियों के किनारे स्थित है या किन नदियों के तट पर स्थित है? तो स्थित है आहू और काली सिंध नदियों के किनारे। आहू नदी कहाँ से निकलती है? ये निकलती है सुसनेर मध्य प्रदेश से, और राजस्थान में जो नंदपुरा गांव है ना झालावाड़ का, यहाँ से प्रवेश करती है, और जो काली सिंध नदी है ना इसमें जाकर मिल जाती है। जो गागरोन का दुर्ग है ना झालावाड़ में, यहाँ पे जाके काली सिंध नदी में मिल जाती है। तो ये थी हमारी आहू नदी। अब इसके बारे में बात करते हैं हम काली सिंध नदी के बारे में, किसका उद्गम कहाँ से होता है? तो इसका उद्गम होता है बागली गांव, देवास मध्य प्रदेश से। यानी कि जो मध्य प्रदेश का बागली गांव है ना वो पड़ता है देवास में, और देवास का पड़ता है मध्य प्रदेश में। यानी कि मध्य प्रदेश के देवास के बागली गांव में इसका उद्गम होता है। बागली गांव से किसका? काली सिंध नदी का। और बागली गांव से उद्गम होता है, और फिर ये राजस्थान में कहाँ प्रवेश करती है? तो राजस्थान में प्रवेश करती है झालावाड़ जिले के रायपुर नामक स्थान से या रायपुर गांव से। यानी कि यहाँ से तो इसका उद्गम होता है, और राजस्थान में कहाँ से प्रवेश करती है? झालावाड़ के रायपुर गांव से प्रवेश करती है ये। और जो नानेरा गांव है ना कोटा में, यहाँ पे पड़ता है कोटा में नानेरा गांव, यहाँ पे जाके ये चंबल नदी में मिल जाती है। यानी कि उद्गम कहाँ से होता है इसका जो काली सिंध नदी का उद्गम होता है बागली गांव देवास मध्य प्रदेश से इसका उद्गम होता है, और यहाँ पे ये जाके राजस्थान में प्रवेश करती है झालावाड़ जिले के रायपुर गांव से, और कोटा के नानेरा में जाकर इसमें मिल जाती है, चंबल नदी में मिल जाती है ये। और इसकी सहायक नदियों की बात करते हो काली सिंध की, तो एक तो परवन हो गई, एक आहू हो गई, और भी छोटी मोटी नदियाँ हैं लेकिन वो इतनी महत्वपूर्ण नहीं है। अब हम बात करते हैं इसकी परवन नदी की। कौन सी नदी की? परवन नदी की बात करते हैं। परवन नदी का उद्गम कहाँ से होता है? मध्य प्रदेश के मालवा के पठार से। यानी कि परवन नदी है ना ये मालवा के पठार मध्य प्रदेश से इसका उद्गम होता है। और राजस्थान में कहाँ से प्रवेश करती है? तो ये राजस्थान में प्रवेश करती है जो झालावाड़ जिले का खरीबोर नामक गांव है ना वहाँ से प्रवेश करती है। ये यहाँ से आपको दिख रहा होगा, ये तीनों ही झालावाड़ से कर रही है। तो झालावाड़ का जो खरीबोर गांव है ना वहाँ से करती है परवन नदी। कहाँ से प्रवेश करती है? झालावाड़ जिले का खरीबोर गांव से प्रवेश करती है, और कोटा के रामगढ़ में जाकर, जो ये कोटा है ना यहाँ के रामगढ़ में जाकर इसमें मिल जाती है काली सिंध नदी में। कोटा के रामगढ़ में जाकर काली सिंध नदी में मिल जाती है। और जो ये 12 जिले में है ना परवन नदी, इस पे जो 12 जिला है ना यहाँ पे परवन सिंचाई परियोजना भी स्थित है। तो परवन सिंचाई परियोजना कहाँ स्थित है? तो परवन परियोजना स्थित है 12 जिले में। कोटा के जो 12 जिला है ना यहाँ पे स्थित है परवन सिंचाई परियोजना, परवन नदी पर 12 जिले में स्थित है। तो ये थी हमारी इसकी सहायक नदियाँ। इसके बारे में अब बचती हमारी पार्वती नदी कि पार्वती नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो पार्वती नदी का उद्गम होता है, जो पार्वती नदी है ना इसका उद्गम भी मध्य प्रदेश से होता है। कहाँ से होता है पार्वती नदी का उद्गम? मध्य प्रदेश के सीहोर क्षेत्र से। जो पार्वती नदी है ना ये भी चंबल की सहायक नदी है, इसका उद्गम होता है मध्य प्रदेश के सीहोर क्षेत्र से इसका उद्गम होता है। और जो बारां का करियाहट स्थान है ना, कौन सा स्थान है? करियाहट स्थान है बारां का। बारां के करियाहट स्थान से राजस्थान में प्रवेश करती है। और जो कोटा का पालिया गांव है ना उसमें जाके चंबल नदी में मिल जाती है। यहाँ पे कोटा का पालिया गांव, इसमें जाके चंबल नदी में मिल जाती है। कौन सी नदी? पार्वती नदी। यानी कि फिर से देख लो, पार्वती नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो इसका उद्गम होता है मध्य प्रदेश के सीहोर क्षेत्र से इसका उद्गम होता है। और यानी कि जो बारां का करियाहट स्थान है ना यहाँ से, या करियाहट गांव है तो वहाँ से प्रवेश करती है राजस्थान में। और यहाँ पे जाके जो कोटा का पालिया गांव है ना, कोटा के पालिया गांव में जाकर चंबल नदी में मिल जाती है। तो ये क्वेश्चन भी काफी बार बन चुका इस नदी के बारे में, जो ये पार्वती नदी है ना इसके बारे में। तो ये भी ध्यान रखना है, ये महत्वपूर्ण इसकी सहायक नदियाँ हैं। और भी वैसे बहुत सी है छोटी मोटी, लेकिन उनमें वो एग्जाम में देखने को नहीं मिलती। इस कारण जो महत्वपूर्ण नदियाँ ना एग्जाम की दृष्टि से वे आपको मैं बता रहा हूँ। महत्वपूर्ण नदियों को एक को भी मैं मिस नहीं करूँगा, सब आपको यहाँ पे एक एक करके बताता जाऊँगा। और अब हम बात करते हैं इसकी, इधर से निकलती है एक मेज नदी। मेज नदी कहाँ से निकलती है? तो मेज नदी का उद्गम होता है जो बिजोलिया भीलवाड़ा से होता है। मेज नदी का उद्गम कहाँ से होता है? यहाँ से बिजोलिया भीलवाड़ा से। भीलवाड़ा का एक गांव है बिजोलिया, बिजोलिया से इसका उद्गम होता है मेज नदी का, और यहाँ पे जाके चंबल नदी में मिल जाती है। इसके बारे में इतना महत्वपूर्ण नहीं है। यहाँ पे बूंदी की सीमा है, यहाँ से जाके कोटा के पास में चंबल नदी में मिल जाती है। तो ये मेज नदी है।
ये इतनी महत्वपूर्ण नहीं है, ये छोटी सी नदी है, इस कारण एग्जाम में देखने को नहीं मिलती है। अब हम बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण नदी की, किसकी? बाणगंगा नदी की। ये बाणगंगा नदी है ना, ये सबसे महत्वपूर्ण है। लेकिन इससे पहले एक चीज और देख लो, यहाँ पे मैंने बताया आपको जो ये चंबल नदी है ना, इस पे जो यहाँ पे स्थान पड़ता है कौन सा? चूलिया जलप्रपात पड़ता है ना, तो वो पड़ता है यहाँ से जो चित्तौड़गढ़ का भैंसरोडगढ़ स्थान है ना, वहाँ पे पड़ता है चूलिया जलप्रपात। कहाँ स्थित है चूलिया जलप्रपात? भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ में स्थित है चूलिया जलप्रपात। ये क्वेश्चन काफी बार आ चुका कि चूलिया जलप्रपात कहाँ स्थित है, तो स्थित है चित्तौड़गढ़ के भैंसरोडगढ़ में स्थित है चूलिया जलप्रपात। और कौन सी नदी पर? चंबल नदी पर। यह आप ध्यान में रखना कि जैसे हो गया चूलिया और जैसे हो गया चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ के भैंसरोडगढ़ में चंबल नदी के किनारे चूलिया जलप्रपात, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब हम बात करते हैं बाणगंगा नदी की, कि बाणगंगा नदी का उद्गम कहाँ से होता है। तो आपको दिख रहा है बाणगंगा नदी का उद्गम होता है जयपुर की बैराट पहाड़ियों से। कहाँ से होता है बाणगंगा नदी का उद्गम? जयपुर की बैराट पहाड़ियों से बाणगंगा नदी का उद्गम होता है। और यहाँ से निकलते हुए ये यहाँ से जाती है बाणगंगा नदी, जयपुर की जो बैराट पहाड़ियाँ है ना, यहाँ से बाणगंगा नदी का उद्गम होता है बैराट की पहाड़ियों जयपुर से। और यहाँ से निकलते हुए यहाँ पे पड़ता है दौसा क्षेत्र, दौसा से होते हुए भरतपुर में होते हुए आगरा की जो फतेहाबाद स्थान है ना, फतेहपुर आगरा, वहाँ पे जाके यमुना नदी में मिल जाती है। फिर से देख लो इसे, उद्गम से देखो, उद्गम कहाँ से होता है? जयपुर की बैराट की पहाड़ियों से। यहाँ से निकलती हुई यहाँ पे स्थान पड़ता है दौसा होता है, दौसा से होते हुए यहाँ से होते हुए भरतपुर, दौसा भरतपुर, और फिर उधर जाके जो आगरा का फतेहपुर स्थान है ना, उत्तर प्रदेश में पड़ता है, उसमें जाके यमुना नदी में मिल जाती है। ये राजस्थान की दूसरी नदी है जो अपना सीधा जल जाकर यमुना में गिरा देती है, यानी कि अरब सागर की ओर प्रवाह होने वाली ये राजस्थान की दूसरी नदी है जो राजस्थान से अपना जल ले जाके सीधा यमुना नदी में मिला देती है। और इसे अभी देखते हैं, इसका उद्गम स्थल देख लिया, इसे किस किस नामों से जाना जाता है बाणगंगा नदी को? तो इसे कहते हैं अर्जुन की गंगा। बाणगंगा नदी को किन नामों से जाना जाता है? अर्जुन की गंगा, ताला नदी और रुंडित नदी या रुंडित सरिता। यानी कि फिर से देख लो, लिख देता हूं मैं बाणगंगा नदी के बारे में क्योंकि ये महत्वपूर्ण है। अर्जुन की गंगा बाणगंगा नदी को किन नामों से जाना जाता है? इसे जाना जाता है अर्जुन की गंगा। ये क्वेश्चन आया हुआ है, अर्जुन की गंगा किस नदी को कहते हैं? तो ये आपको ध्यान में रखना है कि अर्जुन की गंगा किसे कहते हैं? बाणगंगा नदी को कहते हैं अर्जुन की गंगा। इसके अलावा ताला नदी, रुंडित सरिता, इसके अलावा ताला नदी और एक आता है कौन सा? रुंडित सरिता, रुंडित सरिता। ये क्वेश्चन भी काफी बार आ चुका। रुंडित सरिता लिख लो, चाहे रुंडित नदी लिख लो, चाहे तो रुंडित सरिता लिख लो, चाहे रुंडित नदी लिख लो, रुंडित सरिता। ये क्वेश्चन काफी बार आ चुका, इस कारण ये बता रहा हूं। बाणगंगा नदी के बारे में ज्यादातर क्वेश्चन बनता है तो वो ये बनता है, सबसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपको लिखना है कि अर्जुन की गंगा किस नदी को कहते हैं? ये अर्जुन है, अर्जुन की गंगा किस नदी को कहते हैं? तो अर्जुन की गंगा कहते हैं बाणगंगा को। अर्जुन की गंगा, ये गंगा शब्द दिख रहा है तो यहाँ पे भी गंगा शब्द लगा हुआ है बाणगंगा पे, तो आपको गंगा शब्द देखते ही बाणगंगा कराना है। अर्जुन की गंगा किसे कहते हैं? बाणगंगा नदी को कहते हैं अर्जुन की गंगा। ये इसके उपनाम है, अर्जुन की गंगा, ताला नदी, रुंडित सरिता, ये इसके क्या है? उपनाम है। इसका उद्गम मैंने बता दिया कि जयपुर की बैराट पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है। और इसके किनारे बैराट आपको दिख रहा है, बैराट की पहाड़ियों से होगा, तो बैराट सभ्यता भी किसी नदी पे स्थित है? बाणगंगा नदी पे स्थित है। बैराट सभ्यता कहाँ विकसित हुई थी? बैराट सभ्यता बाणगंगा नदी पे। ये क्वेश्चन आपको ध्यान में रखना है, आपको ध्यान में आ जाएगा बाणगंगा नदी कहाँ से, बाणगंगा नदी का उद्गम ध्यान में रख लेना, बैराट सभ्यता भी आपको याद हो जाएगी। यानी कि बाणगंगा नदी का उद्गम याद रखना है, बैराट सभ्यता याद हो जाएगी कि बाणगंगा नदी का उद्गम होता है बैराट की पहाड़ियों जयपुर से, और बैराट सभ्यता भी जयपुर में बाणगंगा नदी के किनारे स्थित है। इसके अलावा मैंने बताया था कि यहाँ से निकलती है दौसा में जाती है, तो दौसा में इसके ऊपर एक बांध बना हुआ है। कौन सा बांध है? माधोसागर बांध। कौन सा बांध है यहाँ पे? माधोसागर बांध स्थित है बाणगंगा नदी के किनारे दौसा जिले में। और मैंने बताया कि दूसरी नदी है जो अपना जल ले जाके सीधा उसमें यमुना नदी में डाल देती है। तो ये था हमारा बाणगंगा नदी के बारे में। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब हम बात करेंगे राजस्थान की जो नदियां बच रही है ना बंगाल की खाड़ी के प्रवाह की, उनकी नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं। तो ठीक है, तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।